अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। बरतानवी अदालत से बानी मुत्तहिदा के हवाले से आज बड़ा फैसला सामने आया है। अदालत ने 22 अगस्त 2016 को लंदन से नफरत अंगेज और इश्तियाल अंगेज तकारीर करके पाकिस्तान में अपने कारकुनों को मुबैना तौर पर तशद्दुद और बेअमनी के लिए उकसाने के इल्जाम से आज MQM के बानी को बरी कर दिया है। 12 रुकनी ज्यूरी ने तवील मुशावरत के बाद आज अपना फैसला सुना दिया है। ये वही तकरीर है जिसमें अल्ताफ हुसैन ने पाकिस्तान मुखालिफ नारे लगवाए थे, खुद भी लगाए थे, नामुनासिब जबान इस्तेमाल की थी, पाकिस्तानी इदारों और उनके सरबराहान के खिलाफ नाजेबा बयानात दिए थे, मीडिया हाउसेज और सहाफ़ियों को निशाना बनाया था, धमकियां दी थी और अपने कारकुनों को तशद्दुद पर उकसाया था। और उनके अहकामात पर MQM के कारकुनों ने कराची में बदअमनी फैलाई थी, मीडिया हाउसेज पर हमले किए गए थे और 2 निजी TV चैनल्स की नशरियात बंद कर दी गई थी। और इसी दौरान पुलिस से तसादुम में एक शख्स की जान चली गई थी और कई अफराद जख्मी हो गए थे। कराची में अमन अमान के हवाले से गैर यकीनी की सूरत हाल पैदा हो गई थी और फिर सिक्योरिटी इदारों ने क्रैकडाउन करते हुए MQM के मरकज 90 को सील कर दिया था। MQM के रहनुमा फारूक सत्तार और ख्वाजा इज़हारुल हसन समेत कई कारकुनों की गिरफ्तारी अमल में आई थी, जिन्हें चंद घंटे बाद रिहा कर दिया गया। और फिर 23 अगस्त को MQM के रहनुमाओं को बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अल्ताफ हुसैन की तकरीर से लाताल्लुकी का इजहार करना पड़ा और खुद को अल्ताफ हुसैन से अलग करते हुए MQM पाकिस्तान के नाम से सियासत शुरू कर दी। उसी दिन खुद अल्ताफ हुसैन को भी अपनी तकरीर पर माफ़ी मांगनी पड़ गई थी, मगर इस तकरीर ने उनकी सियासत और कराची में उनके असर व रसूख को पूरी तरह ख़त्म कर दिया। पाकिस्तान में अल्ताफ हुसैन पर गद्दारी और दहशतगर्दी के मुकदमे दर्ज हुए। सिर्फ यही नहीं, पाकिस्तानी हुकूमत ने अल्ताफ हुसैन की मुतराज़ तकरीर पर बरतानवी हुकूमत से बरतानवी कवानीन के तहत मुकदमा चलाने की दरख्वास्त भी कर दी। और फिर अक्टूबर 2019 में स्कॉटलैंड यार्ड ने अल्ताफ हुसैन पर दहशतगर्दी की दफात के तहत बरतानिया में मुकदमा दर्ज कर दिया और लंदन की किंगस्टन क्राउन कोर्ट में उन पर बरतानवी कवानीन के तहत दहशतगर्दी के 2 इल्जामात पर मुकदमा चलाया गया, जहां गुज़िश्ता जुमे को ही प्रोसिक्यूशन और डिफेंस के दलाइल मुकम्मल हो गए थे और किंगस्टन क्राउन कोर्ट के जज ने ज्यूरी को मुत्तफिका फैसले के साथ पेश होने की हिदायत की थी। मगर पहले ज्यूरी किसी हतमी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई और आज बिलाखिर फैसला सुना दिया है और बानी मुत्तहिदा को बरी कर दिया है। अल्ताफ हुसैन की 22 अगस्त 2016 की 2 तकारीर के हवाले से क्राउन प्रोसिक्यूशन का मौक़िफ़ है कि मुल्जिम अल्ताफ हुसैन ने बरतानिया में बैठकर पाकिस्तान में अपने कारकुनों को ऐसे इक़दाम की हिदायत की जो बरतानवी कवानीन के मुताबिक दहशतगर्दी की तरगीब है। मुल्जिम ने अपने मुतालबात मनवाने और मीडिया को दबाव में लाने के लिए पुरतशद्दुद हरबों को इस्तेमाल किया। क्राउन प्रोसिक्यूशन ने अपने मुकदमे में यह भी बताया कि अल्ताफ हुसैन ने अपनी तकारीर के जरिए रेंजर्स हेडक्वार्टर्स और मीडिया हाउसेस पर हमला करने के लिए लाखों लोगों को इकट्ठा करने की कोशिश की, लेकिन जब मतलूबा तादाद इकट्ठा नहीं हो पाई तो रेंजर्स हेडक्वार्टर पर हमले का प्रोग्राम मुलतवी कर दिया और अपने कारकुनों को मीडिया हाउसेस की तरफ रवाना कर दिया। क्राउन प्रोसिक्यूशन ने अदालत को मजीद बताया था कि मुल्जिम अल्ताफ हुसैन को इस बात का अच्छी तरह इल्म था कि रेंजर्स हेडक्वार्टर्स पर हमले का क्या नतीजा निकल सकता है, मगर इसके बावजूद मुल्जिम ने अपने कारकुनों को तशद्दुद पर उकसाया, जो वाज़े करता है कि मुल्जिम लोगों को तशद्दुद और दहशतगर्दी में मुलविस होने के अहकामात दे रहा था। प्रोसिक्यूशन के मुताबिक मुल्जिम अल्ताफ हुसैन ने अपनी तकारीर में यह भी कहा कि ऐसे सहाफ़ियों को खामोश कर दें जो हमें खामोश करना चाहते हैं, जबकि अल्ताफ हुसैन के कारकुन जानते थे कि वो किन सहाफ़ियों को खामोश कराने का हुक्म दे रहे थे। क्राउन प्रोसिक्यूशन ने अदालत को बताया कि मुल्जिम ने कारकुनों को ऐसे मीडिया हाउसेस की नशरियात बंद करने का हुक्म दिया जो उसकी तकारीर को नशर नहीं कर रहे थे और कारकुनों ने मुल्जिम के हुक्म पर अमल करते हुए 2 निजी TV चैनल्स की नशरियात को बंद भी कर दिया था। इस्तग़ासा के वकील के मुताबिक मुल्जिम कभी कहता कि मैं पार्टी छोड़ दूंगा, कभी कहता कि भूख हड़ताली कैंप ख़त्म करके घर चले जाओ, तो कारकुन कहते कि भाई ऐसा ना करें, तो फिर उन्हें अहकामात देना शुरू कर देता। अल्ताफ हुसैन के मुआफ़ीनामे के बारे में इस्तग़ासा ने अदालत में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मुल्जिम का मुआफ़ीनामा नाकाफ़ी था। प्रोसिक्यूशन के इन्हीं इल्ज़ामात की बुनियाद पर अल्ताफ हुसैन को बरतानवी कवानीन के तहत दहशतगर्दी पर उकसाने के 2 दफ़ात के तहत मुकदमे का सामना करना पड़ा। प्रोसिक्यूशन के हतमी दलाइल गुज़िश्ता जुमेरात को मुकम्मल हो गए थे और अगले दिन यानी जुमे को अल्ताफ हुसैन के वकील ने अपने हतमी दलाइल में कहा था कि अल्ताफ हुसैन ने तकारीर के अगले ही दिन मुआज़रत कर ली थी, मगर ये मुआज़रत गुनाह का एतराफ़ नहीं बल्कि वजाहत थी और आज ज्यूरी ने बानी मुत्तहिदा को इस मुकदमे में बरी कर दिया है। हमारे साथ मुर्जा अली शाह लंदन से मौजूद है। मुर्जा, बहुत शुक्रिया मैं शो में ज्वाइन करने के लिए। मुर्जा, आपने पूरी ये जो प्रोसीडिंग्स ये कवर की हैं, ज़ाहिर एक बहुत बड़ा वाक़या था, MQM ने इसके नताइज भुगते हैं पाकिस्तान में उस तकरीर के, ये क्या हुआ कि वहाँ पर बरी हो गए अल्ताफ हुसैन साहब? 2 बातें थी। मैं अगर आपको बहुत आसान लेमैन की टर्म में समझाऊं, जो जहाँ की प्रोसिक्यूशन है, बरतानवी हुकूमत का जो इल्ज़ाम था कि मुत्तहिदा के बानी ने 2 तकारीर की 22 अगस्त 2016 को सुबह 7:30 बजे लंदन से पाकिस्तान में, जिसमें उन्होंने आमिर खान और फारूक सत्तार के साथ बात की। उस तकरीर के हवाले से ये कहा गया था कि क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस ने ये कहा कि उस तकरीर में उन्होंने अल्ताफ हुसैन ने लोगों को कहा कि आप अपने हुकूक के लिए खड़े हो जाएं, जिहाद का उन्होंने नाम लिया और उन्होंने कहा कि अब टाइम आ गया है जाने कुर्बान करने का, एटसेट्रा। और प्लस उस तकरीर में उन्होंने कहा कि जो मेजर जनरल बिलाल अकबर है उनके हवाले से उन्होंने कहा कि कुछ ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए जो मैं यहाँ दोहरा नहीं सकता।
वो वाले अल्फाज थे। ये पहला काउंट था। दूसरा काउंट ये था कि उसी दिन आफ्टरनून में तकरीबन यूके टाइम 1:30 बजे उन्होंने दूसरी तकरीर की, जिसमें पहले कराची प्रेस क्लब उन्होंने बातचीत की जो हंगर स्ट्राइकिंग कैंप था, और उसके बाद वहां से लोग उठे और उन्होंने मार्च किया, जिसमें तकरीर में इल्जाम ये था कि उन्होंने कहा था कि जियो, ARY और समा के दफातर पर उस तरफ जाना है, मार्च करना है। ये दो काउंट थे। और प्रोसिक्यूशन ने यह कहा कि लोग जब जो वहां पर एक निजी जो ARY के दफ्तर के बाहर पहुंचे तो उस वक्त वहां पर फसादात हुए, तोड़फोड़ हुई और वहां एक शख्स की हलाकत हुई। ये थे दो चार्जेस। अब उसमें जो यही उन्होंने जूरी ने साबित करना था कि ये इंसाइटमेंट टू टेररिज्म है। अब जो पहला काउंट है उस पर जूरी को यह सोचना था कि क्या मेजर जनरल बिलाल अकबर मेंबर ऑफ पब्लिक हैं या नहीं। ये साबित हो गया कोर्ट में कि वो मेंबर ऑफ पब्लिक नहीं है, बिकॉज वो एक प्रोटेक्टेड जगह पर जा रहे थे, एक एलीट फोर्स को हट कर रहे थे, लिहाजा ये केस वहां से वीक पड़ा। दूसरी तरफ जो अल्ताफ हुसैन की स्पीच थी, उस स्पीच से प्रोसिक्यूशन किसी स्टेज पर यह साबित नहीं कर सकी। और यही अल्ताफ हुसैन के जो वकील थे उन्होंने उनसे पूछा कि आप बताएं कि अल्ताफ हुसैन ने अग्रेसिव लैंग्वेज यूज की है, उन्होंने बहुत सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, उनके ऊपर लाहौर हाईकोर्ट ने पाबंदी लगाई थी, माजरों की विक्टिमाइजेशन होती है, वो फ्रस्ट्रेटेड थे, सब बात ठीक है, लेकिन ये बताएं, प्रोसिक्यूशन ये बताए कि अल्ताफ हुसैन की उन तकारीर के बाद उन्होंने किस स्टेज पर कहा कि जाकर आप वायलेंस करें, मारें। फिर उन्होंने ये कहा कि ये सारा जो मामला हुआ वो अल्ताफ हुसैन की कंट्रोल में नहीं है। इंसाइटमेंट उन्होंने कहा कि शायद हुई होगी, वायलेंस नहीं हुआ। इसलिए कि जो डिफेंस ने जो एक बहुत इंपॉर्टेंट उन्होंने काम किया, उन्होंने ये किया कि प्रोसिक्यूशन ने पाकिस्तान की एक एक्सपर्ट है डॉक्टर निकोला खान, उनकी रिपोर्ट जो प्रोसिक्यूशन के फेवर में लिखी गई थी उसी रिपोर्ट के हिस्से यूज की और उन्होंने जूरी के जहन में ये बात डाल दी कि अल्ताफ हुसैन ने बहुत सारे ऐसे काम किए हैं, बातें की हैं जो शायद पसंद ना आती हो लोगों को, अग्रेसिव हो, उनका एक डिफरेंट स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है। लेकिन जूरी को अब यह फैसला करना है कि क्या लंदन में बैठे हुए शख्स के ऊपर उस कानून का इतलाक होना है जो पाकिस्तान में हुआ, लीगल यार्डस्टिक्स के ऊपर एक बहुत टेक्निकल ग्राउंड पे उन्होंने जो जूरी को इस बात पे जो अब डिसीजन आने के बाद पता चलता है कि कन्विंस किया कि अल्ताफ हुसैन के जो अल्फाज जो जूरी के सामने रखे गए उनमें इंसाइटमेंट टू वायलेंस नहीं हुई, उसमें बहुत सख्त ज़बान इस्तेमाल हुई, उसमें बहुत सारी उन्होंने ऐसी बातें की जो शायद नहीं करनी चाहिए थी, वो नहीं। उसके साथ साथ शाहजेब बहुत इंपॉर्टेंटली अल्ताफ हुसैन ने अपना जो कोर्ट है उसके सामने उन्होंने अपने किस्से उन्होंने ये कहा कि मैंने एक ट्वीट के जरिए पाकिस्तान के नारे पे बार बार माफी मांगी या मांगूंगा, लेकिन मैंने जो दो तकारीर की और जो बाकी बातें की मैं किसी बात पर माफी नहीं मांगूंगा। उसके लिए चाहे उन्होंने हमें यहाँ बताते थे कि जेल जाना पड़ता तो बड़ी खुशी से जेल जाऊंगा, मैं उस पर माजर हुकूक के ऊपर बात करने पे माफी नहीं मांगूंगा। एक और बात, जो 2006 का जो टेररिज्म का एक्ट है ये कंट्रोवर्शियल है, इसको यहाँ की हुकूमत बहुत कम इस्तेमाल करती है, इसलिए कि इसमें जो मुख्तलिफ जो बार सेट किए गए उनके अंदर किसी का जुर्म साबित करना मुश्किल होता है। अल्ताफ हुसैन की लीगल टीम की सक्सेस ये है कि उन्होंने ये जूरी को बताने में कामयाब हुए कि जो सुबह का जो काउंट था उसमें उन्होंने जरूर बात की, लेकिन उन्होंने इंसाइटमेंट, एनकरेजमेंट और जो थ्रेटन नहीं किया पब्लिक को। उनकी जो सेकंड स्पीच थी उसमें वायलेंस हुआ, लेकिन वायलेंस पाकिस्तान और थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में होना मामूल की बात है और वहां पे लोग वैसे ही बलवे का हिस्सा बन जाते हैं। लिहाजा शाहजेब इंपॉर्टेंट बात, जूरी ने यहाँ पे जो फुटेज दिखाया कराची प्रेस क्लब से लेकर निजी टीवी चैनल के दफ्तर के बाहर तक, उसमें सिर्फ 3 खवातीन नजर आ रही हैं जो हंगर स्ट्राइक कैंप में भी थी और जो जिस चैनल के बाहर फसादात हुए वहां पर मौजूद थी। उन्होंने ये कहा कि ये तीनों खवातीन वहां हंगर स्ट्राइक कैंप से उठी, जो वहां पर दफ्तर के बाहर पहुंच गए, वायलेंस हुआ, उन्होंने वायलेंस किया। बाकी जो लोग थे वो फुटेज में जिन्होंने वायलेंस किया, तोड़फोड़ की, वो लोग जो कराची प्रेस क्लब के बाहर मौजूद नहीं थे। उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान, इंडिया और ऐसे ममालिक में इस तरह का जो वायलेंस होता है लोग वैसे ही शामिल हो जाते हैं और बलवा हो जाता है। आप ये नहीं कह सकते कि अल्ताफ हुसैन ने इन लोगों को कहा था कि आप जाकर वहां पर वायलेंस करें। ये भी प्रोसिक्यूशन साबित नहीं कर सकी कि जो वर्कर की, जो एमकेएम की जिस वर्कर की हलाकत हुई थी क्या वो अल्ताफ हुसैन के कहने पर हुई थी। लिहाजा ये वो बुनियादी बातें जिसकी बुनियाद पर जूरी इस बात पे इन दोनों काउंट्स पे कन्विंस नहीं हो सकी कि अल्ताफ हुसैन ने लंदन से कराची में इंसाइटमेंट, एनकरेजमेंट टू टेररिज्म किया। जी बहुत शुक्रिया। मुल्क में वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के हवाले से सियासी हलचल मची हुई है। अपोजिशन की 2 बड़ी जमातें और मौलाना फजलुर रहमान सियासी जोड़ तोड़ की कोशिशों में मसरूफ हैं। वज़ीर आज़म के खिलाफ अपोजिशन के वोट जोड़ने और इत्तेहादियों के वोट तोड़ने की कोशिशें हो रही हैं। काफ लीग और एमक्यूएम के साथ साथ अपोजिशन की नजरें जहांगीर तरीन ग्रुप पर भी लगी हुई हैं और अब जराये के मुताबिक मौजूदा सियासी हलचल को देखते हुए तरीन ग्रुप ने भी खामोशी तोड़ने का फैसला कर लिया है। लाहौर में इस वक्त जहांगीर तरीन ग्रुप के अराकीन पार्लियामेंट की आज बाज़ाब्ता सियासी बैठक हो रही है।
तरीन ग्रुप की मुशावरती मुलाकात लाहौर में ओन चौधरी की रिहाइशगाह पर हो रही है, जहां ओन चौधरी ने तरीन ग्रुप के अरकान पार्लियामेंट के एजाज में इशाया दिया हुआ है। मुलाकात में तरीन ग्रुप के 18 अरकान कौमी और पंजाब असेंबली शरीक हुए हैं। इसके अलावा द न्यूज़ में अंसार अब्बासी की खबर के मुताबिक बाखबर ज़राए ने द न्यूज़ को बताया है कि तवक्को है कि हुक्मरां जमात से ताल्लुक रखने वाले 20 से 30 इलेक्टेबल्स अपोजिशन का साथ देंगे, जबकि काफ लीग और MQM समेत हुकूमती इत्तेहादियों के साथ जारी राब्ते मंसूबे का हिस्सा हैं। ज़राए के मुताबिक चंद अपोजिशन रहनुमाओं को इस कदर यकीन है कि हालात उनकी उम्मीदों के मुताबिक सामने आएंगे कि उनमें से एक ने इमरान खान के मुतबादिल का नाम भी पेश कर दिया। पुरुमीद शख्सियात ना तो काफ लीग और MQM के साथ होने वाले अपने हालिया बातचीत से मायूस हैं और ना ही उनकी हौसला शिकनी हुई है। उन्हें उम्मीद है कि PTI के इत्तेहादी दुरुस्त वक्त पर अपोजिशन का साथ देंगे। हुकूमत के इत्तेहादियों ने अब तक अपोजिशन को कोई वाज़ेह इशारा नहीं दिया है, बल्कि काफ लीग ने तो वाज़ेह कर दिया है कि वो हुकूमत के साथ है, लेकिन फिर भी अपोजिशन पूरे एतमाद है, बल्कि यहाँ तक कह रही है कि खुद तहरीक इंसाफ के अरकान भी उसके साथ मिलने के लिए तैयार हैं। आज मेज़बान नदीम मलिक से बात करते हुए नून लीग के रहनुमा तलाल चौधरी ने दावा किया कि तरीन ग्रुप समेत तहरीक इंसाफ के 2 दर्जन अरकान अपोजिशन से मिलने के लिए तैयार हैं। फरवरी में हुकूमत जा रही है। फैसलाबाद में 7 PTI के MNA हैं, 5 हमारे साथ राब्ते में हैं। 2 दर्जन लोगों का एक ग्रुप है जिसमें तरीन ग्रुप भी शामिल है, जो सिर्फ डिमांड करते हैं कि हमें नून लीग में अगले इलेक्शन में एडजस्ट कर लिया जाए। यकीन से मैंने आपको कहा, खुली डेट दी है 15 दिन, फरवरी के अंदर इंशाल्लाह ताला आपको नजर आ जाएगा कि ये जा रहे हैं। मगर सब के बावजूद अपोजिशन की कोई वाज़ेह हिकमत अमली दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि नून लीग के सीनियर नायब सदर शाहिद खान अब्बासी ने आज एक बार फिर कहा है कि फ़ोन कॉल्स बंद होंगी तो तहरीक अदम एतमाद आ जाएगी। जब तक रियासत हुकूमत के साथ है तो हम भी हुकूमत के साथ हैं। ये आज मुल्क में सियासत की नोयत है, और ये जब टेलीफोन कॉलें बंद होंगी तो अदम एतमाद उसी दिन हो जाएगा। ये सारी सियासत की हकीकत है। यानी अपोजिशन को एक जानिब फ़ोन कॉल्स बंद होने का इंतजार है और दूसरी जानिब वो हुकूमत के इत्तेहादियों के साथ अब तक कोई ठोस पेशरफ्त भी नहीं कर सकी है। यही चीज़ हुकूमत के एतमाद में इजाफा कर रही है, और हुकूमत पर एतमाद है कि अपोजिशन के पास उसके इत्तेहादियों को देने के लिए कुछ नहीं है, जिसका इजहार कल हमारे ही प्रोग्राम में वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने किया। हमारे इत्तेहादी हैं, उन्हें कुछ हासिल नहीं होता पीपल्स पार्टी और नून का साथ देने। देखिए, उनका अभी भी एक एतमाद का फुकदान है। वो क्या दे देंगे? क्या नून लीग पंजाब की क़यादत काफली को देने को तैयार है? तैयार है तो बताएं। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी ने 27 फरवरी से अपने लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया है, जो कराची में मज़ार कायद से शुरू होकर 10 दिन में 34 शहरों से होता हुआ 6 मार्च को इस्लामाबाद पहुंचेगा। इस पर बात करेंगे नून लीग के सीनियर रहनुमा राना सनाउल्लाह साहब और पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमरुज़्ज़मा कायरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। राना साहब, ये बात शुरू हुई थी इत्तेहादियों से, इत्तेहादियों ने तो कोई लिफ्ट नहीं कराई है, तो अब बात अपने अरकान तक आ गई है तहरीक इंसाफ के, और क्योंकि आपका भी ताल्लुक फैसलाबाद से है, बाकी 7 में से 5 जो मुंतखब नुमाइंदे हैं वो आप लोगों के साथ हैं, और आप तहरीक इंसाफ के अपने लोगों पर तकिया किए हुए हैं। ये पहली कोशिश है, और संजीदगी से जो तीनों बड़ी जमातें हैं या जिनकी पार्लियामेंट में रिप्रेजेंटेशन है, वो तीनों जमातें जो हैं वो इस वक्त इस मामले के ऊपर पूरी संजीदगी से जो है वो काम कर रही हैं। और काम करने वाली टीम, मैं अपनी जमात की आपको कह सकता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा 4 या 5 लोगों को इस बारे में मालूम है, और वो लोग अंडर ओथ हैं, और ओथ की एक्सटेंशन यहाँ तक है कि कोई आपको ये भी नहीं कह सकता कि जी मैं उसका हिस्सा हूँ और मैं अंडर ओथ हूँ। तो इसलिए अब मामला ये है कि टॉक शोज़ में जो है वो कम से कम 12-13 टॉक शोज़ होते हैं, और कोई तकरीबन 38-39 लोग जो है उन्होंने बात करनी होती है, तो फिर हर आदमी ने कुछ ना कुछ तो बात करनी है ना। मगर राना साहब, प्रेस कॉन्फ्रेंस तो लाजमी नहीं है ना। शाहिद खान अब्बासी साहब ने तो आज फिर वाजे कर दिया, उन्होंने कहा कि जब तक टेलीफोन कॉल्स नहीं बंद होंगी तब तक नहीं आ सकती अदम एतमाद। तो आप कैसे ले आएंगे इस महीने के आखिर तक ये अदम एतमाद? 27 को तो पीपल्स पार्टी अपना लॉन्ग मार्च शुरू कर रही है, फिर 23 मार्च को आपका अपना है, उससे पहले कैसे आ जाएगा लॉन्ग मार्च अदम एतमाद? देखिए, इस बारे में कि ये सूरत हाल फरवरी में वाजे होनी है या नहीं होनी, ये बात के टेलीफोन कॉलेज जो है वो आना बंद हो गई हैं या नहीं बंद हुई, या वो आएंगी या नहीं आएंगी, इस बारे में मैं ये बात कह रहा हूँ कि बहुत मुख्तसर लोगों को, कायरा साहब की जमात में भी मेरी असेसमेंट के मुताबिक कोई 3-4 लोगों से ज़्यादा लोगों को मालूम नहीं होगा। बाकी सब अपना जो है वो क्यास, अपना जो है वो तज़िया जो है वो पेश कर सकते हैं। तो इसलिए जो हो रहा है और जो सामने आने वाला है, मैं समझता हूँ कि उसके बारे में अभी किसी को इदराक नहीं है, और कोई जो है वो किसी तरफ अपनी सोच दोहरा रहा है, कोई किसी तरफ दोहरा रहा है। लेकिन मैं ये बात कह सकता हूँ कि
ये अब फरवरी मार्च में जो है ये कुछ ना कुछ होने वाला है और ये होगा। वैसे मुझे कायरा साहब की तरफ जाना है, मगर ये जो होने वाला है, जो 4-5 लोग आपकी जमात में है, उसमें शाहिद खान अब्बासी साहब भी नहीं है, साबिक वजीर आजम, सीनियर रहनुमा पार्टी के? मुझे तो खुद नहीं मालूम कि वो कौन लोग हैं, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि जो लोग हैं उनमें मैं पूरे जो है वो वसूख से कह सकता हूँ कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब को पूरी तरह से मालूम है इन चीज़ों का जिनके बारे में आपने बात की या मैं बात की है। राज साहब, आपको ये मालूम है कि 4-5 लोग हैं जिन्हें ये मालूम है कि तहरीक-ए-एतमाद कैसे आएगी, मगर उनमें आप नहीं हैं जो कि पंजाब के सदर हैं, शाहिद खान अब्बासी साहब नहीं है सीनियर वाइस प्रेसिडेंट पार्टी के। नहीं, मैंने आपको कहा है कि ना मैंने ये कहा है कि मैं नहीं हूं, ना मैंने ये कहा कि शाहिद खान अब्बासी नहीं है, और ना ही मैंने आपको ये कहा है कि हम दोनों हैं। कायरा साहब, ये सूरत हाल ये नहीं बताई जा सकती। देखिए, मामला ये है जो स्ट्रेटजी है जिसके तहत इस चीज को जो है वो फाइनल करके उसके बाद आगे चलना है, अगर वो इस तरह से डिस्कस होने लगी, इस तरह से वो सारी चीजें जो है वो यानी जो है वो सामने आने लगी, तो फिर ये कुछ नहीं हो सकेगा। मगर कायरा साहब, आपको नहीं लगता कि ये सामने आने के बावजूद भी कुछ नहीं हो सकेगा? कल जो मोनिस लाई ने बोल दिया, सीधा राज में रहे, मगर राज में अगर रख भी लें, कायरा साहब, आपको लगता है कुछ हो सकता है? हुकूमत का एतमाद इस वक्त दुरुस्त नहीं है, इदारों के हवाले से खुद ऑपोजिशन कॉन्फिडेंट नहीं है, फोन कॉल्स की अभी खुद ऑपोजिशन बातें कर रही है, इत्तेहादियों ने कल मोनिस लाई साहब ने वाजे कर दिया, तो फिर एमक्यूएम ने भी कह दिया कि कोई प्लान ही नहीं रखा हमारे सामने इस हवाले से, तो है नहीं कोई हुकूमत के जाने का चांस? अनकरीब आपको अपना मार्च करेंगे और 23 मार्च को ये अपना मार्च करेंगे? राना सनाउल्लाह साहब, सवाल ये है कि क्या सिर्फ काफ लीग से ही हमारी अदम एतमाद की तहरीक कामयाब होनी है? काफ लीग उसमें उन राब्तों में से एक राब्ता है, और वो राब्ता हमारे साथ जो और मुस्लिम लीग के साथ भी जो राब्ता हुआ, मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ भी, वो परवेज इलाही साहब ने बाकायदा कहा था कि मैं अपनी जमात के साथ मशावरत करके आपको बताऊंगा। कल मेरे साथ 2 प्रोग्रामों में कामल अली आगा साहब थे, उन्होंने बताया कि कल तक तो उनकी कोई गुफ्तगू शाम तक आपस की जमात की मशावरत नहीं हुई थी, लेकिन उनकी जमात के फर्द ने कहा है, उनके एक जुमले पे, बाकी जुमलों के तो मुझे नहीं परवाह, लेकिन एक जुमले पे मुझे बड़ा एतराज है कि उन्होंने अपने घर आने वाले लोगों के लिए ये कहा कि आजकल जो तमाशा लगा हुआ है ये तमाशे नहीं है, अगर उसको तमाशा समझते हैं तो अपने घर वाला तमाशा बंद कर दें। तो आप जो लोगों को बुलाने का या आने जाने का, हम संजीदा लोग हैं, हमने कोशिशें की हैं। मुस्लिम लीग बड़े अरसे के बाद अपने जो गुस्सा था या अपनी नाराजगी भुला के उनके घर गई है उसको तमाशे से, और पीपल्स पार्टी की भी यही कैफियत है, इसको तमाशे से ताबीर करना बड़ी गैर संजीदगी है। जहां तक ताल्लुक ये है कि ये हो सकेगा कि नहीं, एमक्यूएम क्या कह रही है कि हमारे सामने खुल के अभी तक स्ट्रेटजी नहीं रखी गई। तो पहले तो ये था कि इन प्रिंसिपल हम आपस में, लेकिन हम इकट्ठे हुए और फिर हमारे आपस में बोध आ गया, एक तफरीक आ गई। अब हमने आपस में अपोजिशन की जमातों ने इकट्ठे होना था, तो एमक्यूएम ने भी यही कहा था, पीटीआई ने भी, अपने पीएमएल-क्यू ने भी यही कहा था कि पहले अपोजिशन की जमातें तो आपस में इकट्ठी हो लें, और उनका दुरुस्त मौक़िफ़ था। मगर कायरा साहब, देखिए, हुकूमत का इदारों के अलावा एक और एतमाद है, वो ये कि नून लीग काफ लीग को क्या दे देगी? हमने स्पीकर बनाया है, इसके अलावा वजारतें दी हैं, नून लीग क्या दे देगी पंजाब में काफ लीग को, और एमक्यूएम को सिंध में पीपल्स पार्टी क्या दे देगी? पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम तो आमने सामने खड़े हुए हैं, तो हम ही बेहतर ऑप्शन है। उनका सिर्फ ये एतमाद नहीं है कि इदारे कहाँ खड़े हैं, उनका ये ऑप्शन है कि इत्तेहादियों को हमसे ज्यादा बेहतर ऑप्शन कोई नहीं मिलेगा, आप लोग कुछ नहीं दे सकते उन्हें। हम तो कह रहे हैं कि इस हुकूमत को चलता करके क्विकेस्ट पॉसिबल टाइम में, जो चंद हफ्ते या 1-2-4 महीने हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं, तो उसमें इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करके जो इन्होंने कानून खराब किया है उसको दुरुस्त करके फौरी तौर पे आजादाना इंतखाब मसले का हल है। हम तो एक लंबे अरसे के लिए, को 1.5 साल के लिए गवर्नमेंट बनाने की बात ही नहीं कर रहे, तो लेने देने की क्या बात है? और जब ये हुकूमत चली जाएगी, सब जमातें अपना अपना इलेक्शन लड़ेंगी, उसके बाद क्या हुकूमत बनती है। हाँ, ये बात बहरहाल दुरुस्त है कि इस वक्त पाकिस्तान जिस क्राइसिस का शिकार हो चुका, उस वक्त उसके लिए जरूरी है कि आइंदा हुकूमत किसी एक जमात की बने या चंद जमातों की मिलकर बने, जो भी हालात हो, लेकिन जो भी लीडरशिप उसमें ये इस्तात हो कि वो सबको साथ मिला के यक आवाज होके दुनिया को भी और कौम को भी ये पैगाम दे कि हम सारे इकट्ठे हैं, और हम दुनिया के सामने, भले वो IMF हो, भले वो दीगर फोरम हो, हम उनके साथ भी डायलॉग कर सके, पाकिस्तान के लोगों को भी तसल्ली दे सके कि जो हमारी पॉलिसी है ये कंटिन्यू रहेगी,
और पाकिस्तान के अंदर अब मजीद किसी तरह की साजिशें नहीं चलेगी। मगर राणा इसके अलावा रास्ता साहब अमली सियासत में आपको काफ लीग को कुछ तो देना पड़ेगा ना। आप पंजाब में क्या दे देंगे? आप कुछ भी देंगे तो शरीफ खानदान को ये कहाँ बर्दाश्त होगा कि चौधरी बिरादरान का खानदान दोबारा उनकी जिंदगी मिल जाए उनकी सियासत को और वो बेहतर हो जाए। आप क्या दे देंगे जो इस हुकूमत ने नहीं दिया है काफ लीग को? देखिए शाहजेब, आपने जो हवाला दिया है शाह महमूद कुरैशी साहब का कि उन्होंने ये फरमाया कि अभी भी बेहतर ऑप्शन हम हैं। मामला ये कि उनको इतना ही नहीं मालूम कि वो ऑप्शन नहीं रहे। वो उनकी जो पॉलिटिकल लाइफ है, जो लोग जो पीटीआई से मुंसलिक हैं या जिन लोगों ने पीटीआई का हिस्सा बन के इस मुल्क का जो हशर किया है और इस मुल्क में जिस तरह की सियासत की है, वो उनकी कोई सियासत नहीं है आगे। उनको ये मालूम ही नहीं है कि अवाम के अंदर किस किस्म की सूरत हाल जो है वो मौजूद है। तो एक तो ये है कि वो ऑप्शन नहीं है। दूसरी, मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि आप बजाय इसके कि कायरा साहब को भी और मुझे भी जो है वो ऐसे क्वेश्चंस करें जिनका हम बराह रास्त जवाब देने की पोजीशन में नहीं है, पार्टी डिसिप्लिन है। मुझे ये बताएं कि क्या चौधरी साहबान के घर पीपल्स पार्टी या पीएमएलएन जो है वो बगैर पूछे चलेगी? वो जो तीमारदारी का जो एक सिलसिला है, तो वहाँ पे क्या ज़रूरत थी परवेज़ इलाही साहब को बैठने की? परवेज़ इलाही साहब ना बैठते वहाँ पे। और क्या वहाँ पे सिर्फ जो है वो तीमारदारी के अलावा कोई बातें नहीं हुई? और वो जो बातें हुई हैं तो वो कोई बता सकता है? उनमें से कोई एक बात नहीं ये बता सकते। और इसी तरह से जो तरीन ग्रुप का हो रहा है अपना खाना, वो सिर्फ खाना खाने के लिए हो रहा है। ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं, तो इनके जो है वो पसे पर्दा जो कोशिश मगर राणा साहब, अगर आप सिर्फ नून लीग अगर आप तहरीक इंसाफ के अंदर से एमएनएज या एमपीएस के ऊपर रिलाई कर रहे हैं, तो उसके ऊपर एक मसला ये होगा कि आपको फौरी तौर पर इलेक्शन की तरफ जाना पड़ेगा। नहीं, हुकूमत आप नहीं बना पाएंगे क्योंकि वो तो डी सीट हो जाएंगे अगर वो तहरीक अदम-ए-एतमाद में आपका साथ देंगे। देखिए, हम तो जाना चाहते, हम तो जिस तरह से कायरा साहब ने भी कहा कि हम तो एक अबूरी सेटअप अगर बनता भी है तो हम तो यही चाहते हैं कि फौरी तौर पे जो है वो इलेक्शन की तरफ जो है वो जाया जाए और जो चीज़ें थोड़ा बहुत दुरुस्त करने वाली है उनको दुरुस्त किया जाए और उसके बाद जो है वो फ्री फेयर इलेक्शन। क्योंकि इस वक्त मुल्क को इन्होंने जिस हालत में गिरा दिया है, फ्री और फेयर इलेक्शन के अलावा इसका कोई हल नहीं है। मगर कायरा साहब, पीपल्स पार्टी भी यही समझती है क्योंकि फिर शायद आपको सिंध हुकूमत भी तोड़नी पड़े और सिंध हुकूमत अगर जाती है, सिंध असम्बलियाँ तोड़नी पड़े, पंजाब खैबर पख्तूनख्वा उसमें भी आपको अदम एतमाद लाना पड़े, तो ये एक लंबा प्रोसेस है। आप भी तैयार हैं कि फौरी इलेक्शन हो या आप चाहते हैं कि एक नई हुकूमत बने मुल्क चलाने के लिए इन्हीं असम्बलियों से और ये असम्बली अपना टाइम पूरा करें? शाहजेब, ये बातें तो हम बहुत दफा कह चुके, आपके प्रोग्रामों में मैं भी कह चुका, मेरी जमात के बाकी लोग भी कह चुके, मुस्लिम लीग की तरफ है बड़े वादे तौर पे ये बातें हो चुकी कि हम पूरे अरसे के लिए कोई हुकूमत बनाने की बात नहीं कर रहे और ना किसी को ये बर्डन शेयर कर सकता है कोई। हाँ, ये बात दुरुस्त है कि जो भी गवर्नमेंट बनेगी वो सारी जमातों को मुश्तमिल होगी अपोजिशन की, लेकिन क्विकेस्ट पॉसिबल टाइम में उसने इलेक्शन की तरफ जाना है। ये बात के लिए इलेक्शन तो जल्द कराना पड़ेगा क्योंकि वो डी सीट हो जाएंगे। डी सीट होने का एक प्रोसेस है और हम तो कई 2-3 महीने के लिए रहे हैं ना, इससे ज्यादा की तो बात ही नहीं की जा रही और 2-3 महीने में वो प्रोसेस मुकम्मल नहीं होता। फर्ज करें वज़ीर आज़म के खिलाफ अदम एतमाद होता है, जो लोग डिफेक्ट कर जाते हैं, डिफेक्शन तो बाद में होगी ना, उनके खिलाफ रेफरेंस जाता है, वो जाके अपना केस लड़ेंगे इलेक्शन कमीशन में, उसके बाद अदालतें हैं। इस 2 महीने में 3 महीने में यकीनन हमने अगले इलेक्शन की तरफ चले जाना है। और रही बात कि पीपल्स पार्टी इसके लिए तैयार है या नहीं, मैं इसकी तरफ भी आता हूं। आप मैं और राणा साहब तो चले मजबूर हैं, हमारी सियासी मजबूरियां हैं कि स्ट्रेटजी आपसे शेयर नहीं कर सकते, लेकिन आप मुझे क्या ये बता सकते हैं दिल पे हाथ रख के कि आपको जो पीटीआई के लोग मिलते हैं उनमें से सब लोग आपको यही कह रहे हैं कि सब अच्छा, हमें कोई खतरा नहीं है? ये शाह महमूद और फवाद चौधरी की बातें छोड़े, आपको जो जाती हैसियत में लोग मिलते हैं ऑफ द एयर, क्या आपको वो यही कह रहे हैं कि हमें कोई खतरा नहीं है? कायरा साहब, मैं हकीकतन अगर आप मुझसे पूछे तो वो वाकई ये कह रहे हैं कि हमें कोई खतरा नहीं है और उनका ये एतमाद है कि बगैर इशारे के ना तो तहरीक इंसाफ के अपने लोग ना ही इत्तेहादी कोई नहीं जाएगा। और तो आप ये जो अपने लोगों पर रिलाई कर रहे हैं उनके पे, तो कैसे आप वो कर लेंगे? यकीन नहीं, वो यही कह रहे हैं कि हम कहीं नहीं जा रहे हैं। आपने बड़ा अच्छा कहा, आपने कहा ना वो इशारे पे खड़े हैं,
वो इशारे के इंतजार में है। तो ये इशारों की सियासत तो हमने खत्म करनी है। नहीं, मगर कायरा साहब आप भी बगैर इशारे के तहरीक इंसाफ के अपने लोगों को, जहांगीर तरीन ग्रुप को या इत्तेहादियों को तहरीक इंसाफ के खिलाफ इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। जब तक उनको इशारा नहीं मिलेगा वो नहीं करेंगे। नहीं, इसमें शाहजेब एक और बात है। राणा साहब आर्गुमेंट से शाहजेब, मैं आपकी बात आर्गुमेंट से मान लेता हूँ, क्या इसके बावजूद हमें सियासी जमातों को ये कोशिश नहीं करनी चाहिए कि ये खुफिया हाथों को सियासत से निकालने के लिए कोशिश करें? कायरा साहब, कोशिश जाहिर आपका हक है, मगर उस पर एक तबसरा भी तो किया जा सकता है कि उस कोशिश का जो नतीजा है वो उस दावे के मुताबिक निकलेगा जो आप कर रहे हैं या नहीं निकलेगा। तो उसी के ऊपर बात हो रही है। उन फोर्सेस के खिलाफ हमको जंग तो नहीं लड़ेंगे, हम सियासी जद्दोजहद करेंगे। अगर इशारों के साथ कुछ लोगों को इधर से उधर से करना है, यही तो हमारी लड़ाई है। तो फिर एक सियासी कुव्वत के तौर पे मुझे, राणा साहब को, बाकी अपोजिशन की जमातों को ये कोशिश करनी चाहिए कि हम सियासी जद्दोजहद के जरिए वो माहौल क्रिएट करें कि अब इशारे के नाम का माहौल खत्म हो। राणा साहब, आपको कोई आपकी भी सियासत या आपका एतमाद बगैर इशारे के नहीं आगे बढ़ सकता है। इशारा अगर उनके इत्तेहादियों को और पार्टी के लोगों को मिलेगा तभी आपके हक में हो जाएंगे। ये मसला आपने इस बात को इस नहज पे लाके इसको खत्म कर दिया। ये मामला मैं आपको ये फर्क वाजे कर देता हूँ। देखें, कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि हम इशारे के बगैर नहीं जाएंगे, लेकिन कोई 20-22 का फिगर जो मैं पहले भी हम बात करते रहे हैं, वो हमें पिछले 6 माह से 8 माह से, बल्कि जिस दिन से यूसुफ रजा गिलानी साहब का इलेक्शन हुआ है उससे हमें मुसलसल और तसलसल के साथ ये कहते रहे हैं कि हमें अगर इशारा ना हुआ, अगर हमें रोका ना गया तो हम तैयार हैं। तो अब उनमें से अक्सरियत जो है वो कह रही है कि उनको कोई इशारा नहीं आ रहा, ना उनको रोका जा रहा है। जो इशारे पे रुके हुए हैं वो रुके रहें, जो इशारे पे रुकने की बात, अब उनको अगर इशारा नहीं आएगा वो आ जाएंगे। राणा साहब, उनको आपके इशारे का इंतजार जरूर होगा जी। वो हम तो तैयार बैठे हैं। मतलब देख लेते हैं फिर आपका हतमी नतीजा क्या निकलता है, क्योंकि राणा साहब और कायरा साहब इस वक्त शाहजेब मेरी बात नोट कर लें, इस मर्तबा हतमी नतीजा जो है ना वो हर कीमत पे निकलेगा। मगर वो हतमी नतीजा हुकूमत के सर्वाइवल की सूरत में भी निकल सकता है ना। नहीं, हुकूमत के खिलाफ निकलेगा। और इनको मालूम है ये ऐसे ही नहीं जो है ये बुखलाए फिर रहे और इस किस्म की जो है वो गुफ्तगू और बातें कर रहे हैं, और अंदरों अंदर जो ये करते फिर रहे हैं, जो भाग दौड़ कर रहे हैं, अगर उस तक आपकी इतला हो तो आपको ये मालूम हो जाए कि अंदर से इनको कितनी मुसीबत पड़ी हुई है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी है। क्या वाकई कुछ ना कुछ ऐसा है जिसकी वजह से हुकूमत को परेशान होना चाहिए, मगर हुकूमत एतमाद का इजहार कर रही है? राय आपके सामने रखेंगे एक ब्रेक के बाद। एक ऐसी सूरत हाल है जिसमें अपोजिशन का अदम एतमाद के हवाले से एतमाद है, मगर हुकूमत उससे ज़्यादा पूरा एतमाद है। और इत्तेहादी भी कह रहे हैं कि हम हुकूमत के साथ खड़े हैं, मगर अपोजिशन फिर भी अदम एतमाद की बातें ज़रूर कर रही है। सीनियर साहब तज़कियाकार सुहेल वड़ाई साहब और फात हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। वड़ाई साहब, क्या कोई इशारा या कोई ऐसी बात है क्या अपोजिशन को कि हुकूमत कहे जा रही है कि जी आए कर लें, चैलेंज कर रही है अदम एतमाद के लिए? इत्तेहादी भी कह रहे हैं हम साथ खड़े हैं। कम से कम शाहिद हक्कान अब्बासी साहब ज़रूर कहते हैं कि जब बैसाखियाँ हटेंगी तब अदम एतमाद हो सकता है, मगर बाकी अपोजिशन तो अपने टारगेट के मुताबिक कह रहे हैं कि हम आगे बढ़ेंगे। मेरा ख्याल है कि अभी जिसको वाइटल इशारा कहते हैं, जो इम्पॉर्टेंट इशारा है, वो तो नहीं हुआ। लेकिन यह है कि एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल है, लेकिन न्यूट्रल के भी दो हमेशा पैमाने होते हैं। एक न्यूट्रल होता है कि विद टिल्ट टूवर्ड्स गवर्नमेंट, और दूसरा टिल्ट टूवर्ड्स अपोजिशन। ये टिल्ट टूवर्ड्स अपोजिशन नहीं है, ये टिल्ट टूवर्ड्स गवर्नमेंट के साथ जो इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट चल रही है। और मेरा ख्याल है कि जब अगर तरीके अदम एतमाद होना होगा तो बड़ा वाज़े टिल्ट नज़र आएगा टूवर्ड्स अपोजिशन, तभी ये कामयाब हो सकते हैं। और दूसरी इसकी इंडिकेशन ये होगी कि पीटीआई के अंदर से एक कोई ग्रुप जो है वो बड़ा टूटे, और पीटीआई तभी उस कॉस्मेटिक चेंज नहीं होगी, तभी एक रियल तब्दीली आ सकती है अगर पीटीआई के अंदर से तब्दीली आए। फात हुसैन साहब, आप क्या देख रहे हैं इस पूरी सूरत हाल में? अपोजिशन को एक और नाकामी का सामना करना पड़ेगा जिससे हुकूमत और मजबूत हो जाएगी, या कहीं ना कहीं कुछ है जो जिसकी वजह से अपोजिशन पूरा एतमाद है?
शाहजेब साहब देखिए, अगर आप सूरत हाल वो वाली देखें जो 8 से 6-7 महीने पहले थी और उसका मवाजना करें उन हालात से और वाक़यात से जो आज हम देख रहे हैं, तो उसमें बहुत हद तक फ़र्क आ चुका है। अब क्या ये फ़र्क इतना है कि उसकी बुनियाद पे ये कहा जाए कि हुकूमत जो है वो कमज़ोर हो गई है और उसके दिन गिने जा चुके हैं? मेरे ख्याल में शायद मामलात वहाँ तक नहीं पहुँचे, लेकिन कुछ ना कुछ ज़रूर चेंज हुआ है। और उसमें मैं दो बहुत अहम डेवलपमेंट्स हैं जो मेरे ख्याल में इस हवाले से जिनका जिक्र करना चाहिए। पहला तो देखिए, ये नवाज शरीफ साहब का हमेशा से ये मौक़िफ़ था कि इन हाउस चेंज की हमें ज़रूरत नहीं है, हमें फौरी तौर पर इलेक्शन होने चाहिए, और वो महीनों से बल्कि सालों से यही कहते आ रहे थे। लेकिन चंद दिन पहले मरीम नवाज साहिबा ने खुद बाकायदा कैमरों के सामने ये कहा कि नवाज शरीफ साहब की जो पोजीशन है वो तब्दील हुई है और अब उन्होंने इन हाउस चेंज के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया है। तो शाहजेब साहब, सवाल तो ये पैदा होता है कि ये नवाज शरीफ साहब की जो पोजीशन में जो तब्दीली है ये किस बुनियाद पे हुई है? जाहिर बात है इसकी कुछ ना कुछ वजह होगी, उनके पास कोई ऐसी इंफॉर्मेशन होगी या कोई गारंटी होगी या कुछ इस तरह का उनको आर्ग्यूमेंट दिया गया होगा जिसकी बुनियाद पे उन्होंने अपनी पोजीशन चेंज की है। तो एक तो ये इंडिकेशन है। दूसरा, मेरे ख्याल में जहांगीर तरीन साहब का जो एक्टिव होना है, उनके ग्रुप की मीटिंग्स हो रही हैं और वो ये कह रहे हैं कि जल्द वो फैसला करेंगे, अभी तक फैसला नहीं किया, लेकिन इस तरीके से मुतहर्रिक होना जहांगीर तरीन साहब का, जबकि कई महीने से वो उन्होंने खामोशी इख्तियार की हुई थी, मेरे ख्याल में ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जहांगीर तरीन साहब के पास इतने मेंबर्स हैं जिसकी बुनियाद पे तब्दीली के इम्कानात ज़्यादा रोशन हो सकते हैं। तो ये दो आम डेवलपमेंट्स हैं जिनसे लगता यूं है कि वाकई कुछ ना कुछ तो हो रहा है। सुनील भाई साहब, आपकी हालिया मुलाकात हुई लंदन में मियां नवाज शरीफ से, आपको कुछ लगा कि कोई ना कोई ऐसी बात है जिसकी वजह से उनकी भी ये राय बदल गई है? क्योंकि अदम एतमाद के लिए तो पहले तैयार नहीं होती थी। नून लीग की एक बड़ी सीधी राय थी कि जब तक इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल नहीं होगी या फिर इस्टेब्लिशमेंट साथ नहीं होती है तब तक अदम एतमाद नहीं हो सकता है। कोई ऐसी बात थी? आपको कन्विंस लगे वो, या बस एक अटेम्प्ट करना चाहते हैं हुकूमत को कमज़ोर दिखाने के लिए? नहीं, मुझे लगता है कि जो फाद साहब हैं, मियाँ साहब को किसी ने ये यकीन दहानी कराई है, चाहे अपनी पार्टी के लोगों ने या चाहे इस्टेब्लिशमेंट के बिल वास्ता ज़राए ने, कि नो कॉन्फिडेंस में जो इस्टेब्लिशमेंट है वो गैर जानिबदार रहेगी और आइंदा इलेक्शन में भी गैर जानिबदार रहेंगे। चुनाचे कम से कम 3-4 दफ़ा उन्होंने अपनी गुफ्तगू, जो मेरे साथ गुफ्तगू थी, उसमें उन्होंने कहा कि जी नो कॉन्फिडेंस तो चलो हो जाएगी, इलेक्शन में बग़ैर इंटरफेरेंस के हो जाएंगे। ये कम से कम 3-4 दफ़ा उन्होंने ये बात की, जिससे ये लगता था कि वो अब इन दो बातों के बारे में तो उनका जहन क्लियर था कि ये हो सकती हैं और इसमें कोई रुकावट नहीं है शायद। और सुहेल भाई साहब, एक और एतमाद है हुकूमत का। शाह महमूद कुरैशी साहब से कल हम बात कर रहे थे कि अपोजिशन के पास देने को कुछ नहीं है। लाइक काफ लीग को क्या दे देगी नून लीग? क्या सदारत दे देगी पंजाब की, या फिर पंजाब की हुकूमत में क्या दे देगी आइंदा? और MQM को सिंध हुकूमत क्या दे देगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की? या मरकज़ में नून लीग की हुकूमत आ गई तो क्या दे देगी? ये बड़ा एतमाद है उन्हें कि हमारे इत्तेहादियों को अपोजिशन के पास कुछ देने के लिए नहीं है। आपके ख्याल में दुरुस्त एतमाद है? जी, वाकई ये सही है कि नो कॉन्फिडेंस बड़ी, एक सिविलियन गवर्नमेंट के ख़िलाफ़, एक प्राइम मिनिस्टर के ख़िलाफ़ नो कॉन्फिडेंस बड़ी मुश्किल होती है। इसीलिए पूरी पाकिस्तान की तारीख़ में एक भी नो कॉन्फिडेंस फेडरल सतह पे कामयाब नहीं हुई। एक दफ़ा हुई मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के ख़िलाफ़ कोशिश, और उस वक्त इस्टेब्लिशमेंट जो थी वो भी मोहतरमा के ख़िलाफ़ थी, लेकिन फिर भी कामयाब नहीं हुई। तो इसका मतलब है हुकूमत के पास देने के लिए बहुत कुछ है और अपोजिशन के पास देने के लिए कुछ नहीं। लेकिन इसके लिए सिर्फ़ एक ही तरीका है काम तहरीक अदम एतमाद कामयाब होने का, कि PTI के अंदर आम बगावत हो, कम से कम 20 लोगों का, 25 लोगों का एक ग्रुप जो है वो नया डेवलप हो PTI के अंदर से, जो बगावत करे। फिर ये कह सकते हैं कि ये तहरीक अदम एतमाद कामयाब होगी। फौजी साहब, आपको भी लगता है कि क्योंकि इत्तेहादियों को तो कुछ है नहीं देने को, इसलिए सिर्फ इदारों का मसला नहीं है, इदारों के अपने ज़ाती जो इत्तेहादी हैं उनके अपने ज़ाती मफाद का भी मसला है? और आपको लगता है कि कोई ग्रुप टूट सकता है या जहांगीर तरीन ग्रुप इतना तगड़ा हो सकता है कि कुछ ऐसा हो सके? शाहजेब साहब, देखिए, मेरे ख्याल में इसका जवाब देने से पहले मैं ये इसका कॉन्टेक्स्ट बयान करना चाहूँगा, क्योंकि ये जो कुछ इस वक्त सियासत हो रही है, जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, जो मुलाकातें हो रही हैं और उसमें कुछ लेन देन की बात हो रही है, ये उस बुनियाद पे हो रही है कि इस वक्त जो मौजूदा सेटअप है वो 2018 के इलेक्शन से पहले जो एक कंसेंसस डेवलप हुआ था उसकी रोशनी में ये सेटअप सामने आया।
वो कंसेंसस क्या था? वो सिर्फ ये नहीं था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट जो है वो गवर्नमेंट बनाएगी, बल्कि ये था कि जब वो गवर्नमेंट बनेगी तो उसके ज़रिए पाकिस्तान में कुछ काम होंगे, कुछ तब्दीलियाँ आएंगी, कुछ एक नए तर्ज की गवर्नेंस होगी वगैरह वगैरह। वो जो कंसेंसस था वो 8 से 6-7 महीने पहले टूटा है और अब नया कंसेंसस बनाने की कोशिश की जा रही है। जब तक वो नया कंसेंसस नहीं बनेगा तो इमरान खान साहब की हुकूमत को कदरन स्पेस मैसर रहेगी। ये जो हम इस वक्त तमाम तर एक्टिविटी देख रहे हैं, ये नया कंसेंसस बनाने की कोशिश हो रही है। उस कंसेंसस का हिस्सा कौन बनेगा? क्या सिर्फ अपोजिशन जमातें होंगी या इत्तेहादी भी होंगे या जहांगीर तरीन साहब होंगे? ये वो बड़ा सवाल है और मेरे ख्याल में इस कंसेंसस की जो बुनियाद है वो इस्टेब्लिशमेंट है, क्योंकि पिछले कंसेंसस की बुनियाद भी वो इस्टेब्लिशमेंट थी। अगर इस्टेब्लिशमेंट में ये फैसला होता है कि हम एक नए कंसेंसस के लिए तैयार हैं तो उसके बाद फिर मुज़ाकरात जो है वो क्या रंग लाएंगे, मेरे ख्याल में वो इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं होगा। और भाई साहब, आपने जो फैक्टर कहा कि इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल तो है मगर ऐसा नहीं है कि उसका झुकाव अपोजिशन की तरफ है, तो ये जो धड़ा बनना है अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कोई, तो ये भी इसी बात पर नहीं डिपेंड करेगा, ये खुद ही अपनी नाराजगियों की वजह से बन जाएगा या उसको भी वहां से इशारा या पुश चाहिए होगा अगर इत्तेहादियों को चाहिए? मेरा ख्याल है कि जो अपोजिशन जिस वजह से मुतहरक हुई है वो पहले ये समझते थे कि पहले इशारा होगा तो फिर हम मुतहरक हो गए। अब उन्होंने नई सोच ये डेवलप किया कि हम मुतहरक होंगे तो इशारा हो जाएगा। यानी वो समझते हैं कि अगर हमने अपने नंबर्स शो कर दिए या हमने एक्टिविटी शो कर दी तो अल्टीमेटली हमें इशारा भी मिल जाएगा। वो शायद इस थीसिस के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। और फाद हुसैन साहब, आपको ये लगता है कि ये एक बहुत ही छोटी सी ही विंडो है अपोजिशन के पास अगर कुछ करना है, जिसमें फिलहाल नहीं नजर आ रहा कि वो कुछ कर सकते हैं, ये टाइम गुजर गया 2-3 महीने का, तो फिर 2023 में ही इंतखाबात होंगे अपने वक्त पर? ये बात दुरुस्त है आपकी शाहज़ाद साहब, मेरे ख्याल में ये विंडो है लेकिन बहुत ज़्यादा लंबी नहीं होगी। और अगर ये मार्च गुजर गया और उसके बाद रमज़ान का महीना आ गया और उसके बाद फिर बजट का टाइम आ जाएगा और फिर दीगर मामला आगे चल पड़ेंगे, तो ऐन मुमकिन है कि ये अपॉर्चुनिटी जो उनके पास है ये ख़त्म हो जाए। अगर अपोजिशन ने ये फैसला किया है जिस तरीके से कि हमने अब अदम एतमाद का वोट जो है वो हमारी अवलीन तरजीह है, तो इसमें सिर्फ यही यानी कि एक तज्जिया ये किया जा सकता है कि उनके पास कुछ ना कुछ तो मौजूद है जिसकी बुनियाद पर उन्होंने ये रिस्क लिया है। क्योंकि देखिए, रिस्क तो ये है, यहाँ तक आप इस एक मामले को आगे ले जाएं और उसके बाद अगर आपको कामयाबी न मिले तो जाहिर बात है कि हुकूमत वक्त को उसका फ़ायदा होगा, उसको मोमेंटम मिलेगा। तो अपोजिशन ने एक रिस्क लिया है, अब देखना यह है कि क्या ये कैलकुलेटेड रिस्क है या ये एक गैम्बल है। इन्होंने क्रीज से बाहर निकले हैं, बल्ले पे बॉल आती है या नहीं आती। बहुत शुक्रिया, आज के प्रोग्राम में इतना, इजाज़त दीजिए, अल्लाह।